नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फ्यूल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जा सके। गवर्नमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपने तैयारी बहुत अच्छी रखी होगी और कोरोना की वजह से आपको समय भी बहुत मिल गया इनकी तैयारी करने के लिए। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत के संविधान के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यानी अपने संविधान को समझ लेते हैं। संविधान की कुछ ऐसी बातें देखिए, पूरे विश्व में सर्वोच्च जो संविधान माना जाता है वो किसका है? हमारे भारत का है, यानी सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया जो है वो हमारा क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए शुरुआत करते हैं इसको जानने की। देखिए, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह पारित हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1949 को पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया और तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की बात हो रही है तो संविधान के निर्माता जान लेते हैं। संविधान के निर्माता किसे कहा गया है? तो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, देखिए सभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, तो हम पूरे विश्व में जो सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा लिखित, हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित संविधान है वो किसका है? वो अपने भारत का ही है। अब देख लेते हैं संविधान सभा के सदस्य। संविधान की जब सभा थी तो उस समय सदस्य 299 थे। ध्यान रखिएगा, कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे जब संविधान लिखा जा रहा था उस सभा के। और उस समय उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, अब हमने संविधान सभा के बारे में जाना, तो अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको कितना समय लगा था। 2 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। बहुत ही लंबा समय था। एक इतना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है तो वो उसको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष का समय लगा, 11 महीने और 18 दिन। इतने लंबे पीरियड के बाद हमारा 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड शुरू करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिजर्वेशन की बात हो रही है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, पूछ रहे कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण की बात आती है अगर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की, तो आप किस पे क्लिक करने वाले हैं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान के 330वें अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का विवरण है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपने एग्जाम दिए भी हुए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? वो पहला कह रहे हैं ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच में,
या फिर पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, या फिर पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, और ऑप्शन डी है आपके आगे पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो सही उत्तर आपको छांटना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। अगर आप उत्तर जानते हैं तो फटाफट गैस कर लीजिए, हम आपको बताएंगे आपका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय क्षेत्र है वो किस न्यायालय की देखरेख में आता है, तो वो आता है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के देखरेख में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, 20 के 20 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने पढ़ लिया किसी ना किसी एग्जाम में ये ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। फिर आप आएंगे वापस और मैडम के वीडियो को लाइक करेंगे, तो पहले से लाइक कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का, आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ध्यान दीजिए, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसका जितना भी न्यायिक क्षेत्र का कार्य है वह कौन सा न्यायालय करता है। न्यायालयों की बात हो रही है, देखिए पहला ऑप्शन आपके आगे तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बात हो रही है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, जहां पे आपके आगे 4 ऑप्शन है कि न्यायिक क्षेत्र का जितना भी कार्य है वो कौन सा न्यायालय संभालता है, किसके निरीक्षण में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि केरल हाई कोर्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि केरल और लक्षद्वीप का एक ही हाई कोर्ट है जो कि कोच्चि में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो कहाँ है, कोच्चि में स्थित है, और उसकी जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है, केरल और लक्षद्वीप का जो है एक ही हाई कोर्ट है जो कि कोच्चि में स्थित है, और उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोई प्रश्न नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है उसको बदल कौन सकता है, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन के बाद ऑप्शन ए राष्ट्रपति के आदेश अनुसार, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या फिर ऑप्शन डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, अगर आप गेस कर चुके हैं तो अपना आंसर मैच कर लीजिए, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद द्वारा कानूनों को यानी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बदला जा सकता है, अभी तक बदली नहीं गई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बार बदलाव हो चुके हैं। बात की जाए सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो 7 थी, जो धीरे धीरे बढ़कर 10 हो गई, और कुछ समय के अंतराल के बाद वो 13 हो गई, 13 से 17 हुई, और 17 से 25 हुई। और बात की जाए वर्तमान की, तो आज के समय में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 31 है, यानी कि 31 है। इनमें भी अमेंडमेंट हो सकती है, समय के साथ संशोधन किया जा सकता है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। सभी प्रश्न के आप नोट्स बना सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत मदद करेंगे ये सभी प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया कि मान लीजिए कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनिंदा होने चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, अपने आप को वहाँ देखना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो मिनिमम ईयर्स आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन के साथ, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष।
मिनिमम 10 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए उच्च न्यायालय का, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, नेशनल कैपिटल, तो आप ये देखिए रीजन, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है दिल्ली को एनसीटी। आपके आगे ये दिखाई दे रहा है कि दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया है। संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स जो होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो संशोधन है वो 1991 में हुआ था। देखिए अब आपका क्या है, 2021 चल रहा है, ये 1991 1991 में हुआ था। और बात की जाए एनसीटी की, तो एनसीटी का जो गठन है वो 1 फरवरी 1992 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जो 1991 यानी 1991 में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन एनसीटी का जो पूर्ण रूप से डिक्लेरेशन था वो 1 फरवरी 1992 यानी 1992 में हुआ था। 4 ऑप्शन है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि संशोधन, कौन से संशोधन में, तो संशोधन का पता होना जरूरी है। तो ये है 63वां, 69वां, 74वां या फिर 76वां संशोधन। तो अमेंडमेंट कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69वां संशोधन था, जिसके दौरान दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी उन इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में 3 स्तरीय, 3 लेवल की बात हो रही है, पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में होती है। ध्यान दीजिएगा, भारत में 3 स्तर की पंचायत प्रणाली चलानी है, तो आपके लिए एक मिनिमम होना चाहिए कि इतनी पॉपुलेशन वहां की होनी जरूरी है। तो कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। 4 ऑप्शन के साथ 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख और 30 लाख। गैस करना शुरू कर दीजिए। पहले आपको बता देते हैं ये 3 जो चरण होते हैं कौन कौन से। देखिए, एक आपकी रहती है जो है आपकी ग्राम पंचायत, दूसरी आपकी रहती है जिला पंचायत और तीसरी आपकी है पंचायत समिति। तो इन्हीं 3 स्तर की जो पंचायती प्रणाली है वो कितनी, मिनिमम कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 लाख। जहां की भी जनसंख्या जिस भी जिले की 20 लाख से ऊपर है वहां पर 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली देखने को आपको मिलती है उस राज्य में। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है वो आपको, भारत में, ध्यान से समझिएगा, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। तीसरा, राज्य में सभी कार्यकारिणी निर्णय को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। अब आपको चुनने हैं इनके विकल्प। आई होप आपने ये तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो स्क्रीन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ लीजिए। एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में बात हो रही है कि एक कार्य करने के लिए कौन कौन सी शक्तियां और किस किस में निहित होती हैं, किस किस के अंडर कंट्रोल होती हैं। तो आपके आगे ऑप्शंस हैं, 3 दिए हुए उन्होंने पॉइंट, तीनों में से आपको छांटना है कि सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए पहले विकल्प देख लेते हैं। वो कह रहे केवल 1 और 2, क्या केवल पहला और दूसरा सही है। केवल 2 और 3, क्या केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल तीसरा सही है। ऑप्शन डी कहता है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। मैं चाहती हूं आप एक बारी प्रश्न को फिर से दोबारा से अच्छे से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2।
राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट वो कह रहे हैं कि राज्य में वास्तविक जो कार्यकारी प्राधिकरण है वो मंत्री परिषद है, ये भी बिल्कुल सही है। बात आ रही है थर्ड पॉइंट की कि राज्य में जो भी कार्यकारिणी निर्णय होते हैं वो मुख्यमंत्री के नाम पर किए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं बल्कि ये राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक और दूसरा ही इसके संदर्भ में कथन सत्य है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत ही आसान है, सरल भाषा में पूछा गया है। बस आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए कि इनमें से ऐसा कौन है जो राज्यपाल को उसके कार्यालय से, उसके ऑफिस से हटा सकता है। उसके पद से हटाने वाला इनमें से किसके पास इतनी शक्ति है? चार ऑप्शन है आपके आगे, राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, या फिर इनमें से कोई नहीं है जो राज्यपाल को अपने कार्यकाल से हटा सके। आप जल्दी से गैस कर लीजिए, और अगर आप गैस कर चुके हैं तो आपको सही उत्तर बताते। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास ये इतनी पावर होती है कि राज्यपाल को वो कार्यकाल से हटा सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। देखिए, आपको नीचे भाषाओं के बारे में बताया, आपको कहते हैं इस पर विचार कीजिए। आप देखिए, पहले समझिए इनको क्या कहते हैं। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा है कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा है बोडो और संथाली, चौथा है संथाली और कोंकणी, पांचवा है डोगरी और मैथिली। प्रश्न है कि 2003 के 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? एक बार फिर देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। आपके आगे 5 पॉइंट्स हैं जिनमें 2-2 भाषाओं का विवरण है। 2003 में जो 92वां संशोधन हुआ है उसके अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? एक बार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा, वो कह रहा है सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इन दोनों की बात हो रही है। ऑप्शन बी में सेकंड और थर्ड की बात हो रही है, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो और संथाली। ऑप्शन सी में तीसरी और पांचवी की बात हो रही है, यानी बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली। ऑप्शन डी में चौथा और पांचवा, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। किसकी आपको मालूम बताना है कि 2003 में जो 92वां संशोधन हुआ है उसके अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आपको पहले बता देते हैं भाषाओं के बारे में। इनमें से 1967 में, ध्यान दीजिएगा, 1967 में सिंधी को, 1992, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 1967 में सिंधी मैंने आपको बताया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको पहले से ही शामिल कर लिया गया है। बात हो रही है 2003 के संशोधन की। तो 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, ध्यान दीजिए, बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 5 भाषाएं मैंने आपको जो भी बताई हैं, जो पहले हो चुकी हैं शामिल, या जो अब 2003 के संशोधन में हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से लाइक करिए वीडियो को और अपने नोट्स को क्या है फिर से अपडेट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। अब आगे है बात धर्मों की, तो चलिए जान लेते हैं क्या समुदाय की बात कर रहे हैं ये। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने सिख,
दूसरा दिया है बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा फारसी। सभी के सभी हमारे भारतीय धार्मिक समुदाय हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये, इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक होता है और एक बहुसंख्यक होता है। बहुसंख्या यानी बहुत ज़्यादा संख्या में जो प्रेजेंट है, यानी मेजॉरिटी जिसकी है, और बात हो रही है अल्पसंख्यकों की। तो धार्मिक, ये जो आपको बात करें धार्मिक समुदायों की, इसमें अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का दर्जा किसे मिला हुआ है। 4 धर्मों को देख लेते हैं, सिख, बौद्ध, जैन या फारसी। ऑप्शन में वो कह रहा है पहला और चौथा, सिख और फारसी। बी ऑप्शन में वो कह रहा है पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि सिख, बौद्ध और फारसी। ऑप्शन सी में वो कह रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी बौद्ध, जैन और फारसी। ऑप्शन डी कहता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी। तो आपको ये बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो जान लेते हैं इसका सही उत्तर। तो हमारा जो भारत का हम बात कर रहे हैं, भारत के धर्मों की, तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और दिए हुए उपरोक्त ये चारों के चारों ही अल्पसंख्यक में मिले हुए हैं, यानी अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रश्न की ओर ध्यान दे तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है कि चारों के चारों ही अल्पसंख्यकों में ही शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए प्रश्न पे ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रश्न को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कभी लगता है नहीं मैं डाउटफुल हूँ, तो दोबारा पढ़िए। प्रश्न पत्र आपके हाथ में ही होता है, वो आपसे कोई नहीं छीनेगा, समय अवधि आपके पास होती है। लेकिन अगर आप गलत लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों को एक एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कि यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बात हो रही है चुनाव आयोग की। विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ चुनावों से भी चिंतित है। तो बात की जाए चुनाव आयोग के बारे में सही कथन की, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का ही समावेश होता है। तो ये था प्रश्न आपका चुनाव आयोग के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान देना है। उन्होंने क्या करा है, लेफ्ट साइड पे अनुच्छेद बताए हैं और राइट साइड पे आपको बता रहे हैं उनके बारे में किस किस चीज़ों का विवरण उनके अंदर है। अंत में वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा मिलान सही है। अब देख पा रहे हैं वो इनमें से कौन सा मिलान सही है। मैच दी कॉलम काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया है। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 72, ये जो आपका आर्टिकल 72 है, उसमें राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति के बारे में विवरण है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियों और कार्य का विवरण है। आपने सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कौन सा मिलान आपको सही नहीं लग रहा है, अगर आपको अनुच्छेद की जानकारी है तो आप अभी बता देंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला और तीसरा सही मिलान, अनुच्छेद 72 और 360 की बात हो रही है। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा, इन्होंने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन काट दिया है कि ये सही नहीं है। ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी, कि सभी के सभी ठीक हैं। आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम भी तो देखें आपने कितनी तैयारी करी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बता देते हैं।
और पहला ये कह रहा है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार वर्णन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन डी यानी कि जो अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य का विवरण है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्य का विवरण है, अटॉर्नी जनरल की शक्ति और कार्यों का विवरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, चौथा बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। देखिए क्या कहता है 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। देखिए वही एलिजिबिलिटी पीरियड आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। पहला है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता है। दूसरा, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके आगे हैं। कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर जल्दी से बता दीजिए क्या है, अगर आप जानते हैं तो। और अगर आप नहीं जानते हैं, आप पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, आपको ही बताना है। फटाफट से दिमाग में ले लीजिए और सही विकल्प चुनिए। वो कह रहे हैं विकल्प ए कहता है केवल दूसरा इसमें सही है। ऑप्शन बी कहता है केवल चौथा। ऑप्शन सी कहता है कि पहला और चौथा। ऑप्शन डी कहता है कि पहला, दूसरा और चौथा और तीसरे को छोड़ दीजिए। सही उत्तर तो आपने बताना है। सही उत्तर छांट लीजिए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। इसका जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए हमारा क्या था कि केवल चौथा, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है कि उस संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर यह बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो विवरण है वो अनुच्छेद 102 में है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 102 में इसका विवरण है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ रही हूं, ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। आपको कोई 4 राज्यों के बारे में बताना है। 4 राज्य ऑप्शन के आगे आपके रखे हुए हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड। ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम। ऑप्शन सी, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। या ऑप्शन डी, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंध है, जो कि संविधान की 5वीं अनुसूची में है। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आपको कह रहा है कि भारत के संविधान के
निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? अरे एक बार फिर से पढ़िए इस प्रश्न को। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? देखिए, अब नया राज्य स्थापित करना चाहते हो तो उसमें क्या है, संशोधन किया उन्होंने। कौन सी अनुसूची में इसका विवरण है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि पहली अनुसूची, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है वह पहली अनुसूची है। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? एक बार फिर प्रश्न को पढ़िए। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र में, देखिए सभी क्षेत्र में अलाउ नहीं करता, ये पूछ रहा है किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट ले सकता है निर्णय। उसमें 4 ऑप्शन है: अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या फिर रिट न्यायाधिकार। तो सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा तो है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधान परिषद? प्रश्न को दोबारा पढ़िए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ गया तो आप उत्तर की ओर आकर्षित हो रहे होंगे और आप सही जा रहे हैं, क्योंकि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा तो है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कहता है? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? एक समिति हुई, गठन हुआ। देखिए आपको बता रहे हैं हम स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, तो इसमें किसकी सलाह दी थी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान की, पंचायती राज में सुधार लाने की, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की या फिर हिमालय और प्रायद्वीप नदियों का अंत्यक्रिया? ध्यान से पढ़ लीजिए। स्वर्ण सिंह समिति, तो आपको बताते हैं कि 1976 में 1976 में 42वां 42nd जो आपका अमेंडमेंट यानी 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस अधिनियम के तहत स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का विवरण हुआ था, बातचीत हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा 1976 में 42nd 42वां संशोधन अधिनियम था ये, जो कि क्या था? आपका संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अपील रखी थी। आगे आते हैं 20वें हमारे आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? ध्यान दीजिए, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित देखिए हम जानते हैं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त है,
लेकिन किस प्रदेश में सबसे अधिक सीटें दी गई हैं अनुसूचित जनजाति को? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि मध्य प्रदेश ही वो प्रदेश है हमारे भारत का हृदय जिसमें क्या है, सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को दी गई हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है, 29 है। और 29 में से जो 6 सीटें हैं वो किसको दी गई हैं? 6 जो सीटों का जो आरक्षण है वो अनुसूचित जनजाति को दिया गया है। और ये देने के बाद मध्य प्रदेश भारत का वो पहला प्रदेश बना है जिसमें अनुसूचित जनजाति को सबसे अधिक मात्रा में आरक्षण दिया गया है लोकसभा सीटों का। तो आपको अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही नए टॉपिक के साथ।